दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए लाए हैं एक रोमांचक और अद्भुत कहानी। यह कहानी हमें ले जाती है पुराने समय के भारत के दक्षिण भाग में बसे विशाल और समृद्ध राज्य भूमिगढ़ की ओर। इस राज्य की धरती पर धर्म और शक्ति का साम्राज्य था और उसके महान शासक थे मंगलसेन। मंगलसेन न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और अजेय योद्धा के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी सत्ता इतनी व्यापक थी कि सातों समुद्रों के पार के व्यापारी भी उनके दरबार में प्रवेश पाने का स्वप्न देखते थे। उनके राज्य में धन दौलत की भरमार थी और उनके महल रत्नों से जगमगाते थे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपा था एक अंधेरा जो राजा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मंगलसेन के पास सब कुछ था, असीम धन संपत्ति, सैकड़ों रानियां, हजारों सेवक, परंतु एक पिता बनने का गौरव उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनकी गोद सूनी थी और यह अभाव उनके हृदय को असहनीय पीड़ा देता था। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलसेन ने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने देश विदेश से नामी तांत्रिकों, योगियों और सिद्ध पुरुषों को बुलाया। उनके महलों में यज्ञों की अग्नि अनवरत जलती रही। हजारों स्वर्ण मुद्राएं धर्म और दान में दी गईं, लेकिन कोई उपाय सफल न हुआ। हर रात राजा अपनी छत पर अकेले बैठते, तारों की छांव में भगवान से प्रश्न करते, क्या मेरी वंशभेल यहीं समाप्त हो जाएगी? क्या इस विशाल साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं होगा? एक दिन उनके विश्वस्त सेवक अर्जुन ने आकर कहा, महाराज, आपके भाग्य का परिवर्तन हो सकता है। एक दूर देश से व्यापारी आपके लिए एक अद्भुत दासी लेकर आया है। कहते हैं वह इतनी अनुपम सुंदरी है कि उसकी छवि स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर दे। मंगलसेन ने उत्सुकता से पूछा, कहां है वह व्यापारी? अर्जुन ने कहा, महाराज, वह अभी महल के द्वार पर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा की आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, उसे दरबार में लाओ। अगले दिन दरबार स्वर्णिम वस्त्रों और महकते पुष्पों से सजाया गया। व्यापारी, जिसका नाम वरुणसेन था, राजा के सामने उपस्थित हुआ। वरुणसेन के साथ थे कुछ नौकर जो एक भारी पालकी लिए खड़े थे। मंगलसेन ने कहा, वरुणसेन, सुना है कि तुम एक अनमोल रत्न लेकर आए हो, क्या यह सत्य है? वरुणसेन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह दासी किसी साधारण राज्य की नहीं, बल्कि गंधर्व लोक की है। यदि आप इसकी छवि देखेंगे तो आपके सभी प्रश्न विलुप्त हो जाएंगे, किंतु पहले आपकी अनुमति चाहता हूं। मंगलसेन ने अधीर होकर कहा, तुरंत उसे प्रस्तुत करो। जैसे ही पालकी का पर्दा उठा, पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस स्त्री पर ठहर गईं। वह गौरवर्ण, कुंचित केशों से सजी और सुडौल शरीर की स्वामिनी थी। उसके चेहरे पर पड़ा नकाब भी उसके सौंदर्य की आभा को रोक नहीं सका। मंगलसेन ने अपने सेवकों को संकेत दिया। नकाब हटते ही उसकी छवि ने मानो दरबार को दिव्य प्रकाश से भर दिया। राजा की आंखें उस अनुपम सौंदर्य को देखती ही रह गईं। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। जब राजा ने स्वयं को संभाला तो उन्होंने व्यापारी से पूछा, इस दासी का मूल्य क्या है? वरुणसेन ने उत्तर दिया, महाराज, यह दासी केवल धन का नहीं, भाग्य का सौदा है। व्यापारी वरुणसेन ने राजा मंगलसेन के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, इस दासी को मैंने 3 वर्षों पूर्व गंधर्व राज्य से प्राप्त किया था। तब से लेकर आज तक इसके भोजन, वस्त्र और देखभाल पर मैंने अपार धन खर्च किया है, परंतु यह सब केवल इसलिए किया ताकि इसे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं, और मेरा यह प्रयास आपको समर्पित है। यदि यह दासी आपको पसंद आए तो मैं इसे आपके चरणों में भेंट करता हूं। वरुणसेन की विनयपूर्ण वाणी ने राजा को प्रसन्न कर दिया। वे मुस्कुराते हुए बोले, वरुणसेन, हम किसी से कोई वस्तु निःशुल्क नहीं लेते। जो वस्तु हमें प्रिय होती है उसके लिए हम उसका उचित मूल्य अवश्य चुकाते हैं। यह दासी हमें अत्यंत प्रिय है और इसके लिए हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। वरुणसेन ने यह सुनकर प्रसन्नतापूर्वक सिर झुका लिया और बार बार राजा को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता झलक रही थी। शाही खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राओं के 10 थैले वरुणसेन को सौंप दिए गए। व्यापारी ने राजा को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए शाही महल से विदा हो गया। उधर
राजा मंगलसेन ने दासियों और परिचारिकाओं को बुलाकर आदेश दिया, इस दासी को राजमहल के स्नान गृह में ले जाओ, इसे भली भांति नहलाओ, इसके लिए विशेष वस्त्र तैयार करो और इसे राजसी सम्मान के साथ सजाओ। दासियों ने उस नई दासी को स्नान गृह में ले जाकर गर्म जल से नहलाना शुरू किया। उसकी थकी हुई देह पर गर्म पानी गिरने से जैसे उसकी सारी थकावट बह गई। उसे ताजे फूलों से सजी स्नान की गंध से तरोताजा किया गया। हर दासी उसकी सेवा में जुटी थी। जब स्नान समाप्त हुआ तो दासियों ने उसे रत्न जटित वस्त्र पहनाए, उसके केशों को सुंदरता से संवार कर सुगंधित तेल लगाया गया। उसकी कलाई में झूमते कंगन और पैरों में छनकती पायलों की ध्वनि ने उसकी आभा को और भी बढ़ा दिया। दासियों में से एक, जो वर्षों से राजसी सेवा में थी, उस नई दासी ओर देखकर कहा, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। इसकी थकी हुई आंखों में भी अतुल्य सौंदर्य छिपा है। अगर इसे 2-3 दिन का विश्राम और पौष्टिक भोजन दिया जाए तो इसका रूप और अधिक निखरेगा। इसके चेहरे अभी भी लंबी यात्रा की थकान झलक रही है। दूसरी दासी ने भी सहमति जताई। राजा के सामने इसे अभी प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। 3 दिनों में इसका सौंदर्य ऐसा होगा कि शायद इसे पहचानना भी कठिन हो जाए। जब यह बात राजा मंगलसेन के सामने पहुंची तो उन्होंने गहन विचार करते हुए कहा, ठीक है, इसे 3 दिन का पूर्ण विश्राम दिया जाए। इसके भोजन और देखभाल की विशेष व्यवस्था की जाए। जब यह पूरी तरह स्वस्थ और तरोताजा हो जाए तब इसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। राजा के आदेशानुसार दासी के लिए महल के सबसे आरामदायक और भव्य कक्ष चुने गए। उसे फल, सूखे मेवे और औषधीय पेय दिए गए। दासियों ने दिन रात उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा मंगलसेन का भव्य राजमहल समुद्र तट पर स्थित था। महल का पिछला भाग सीधे विशाल सागर की ओर खुलता था, जहां लहरें लगातार तट से टकराती मानो कोई गूढ़ संदेश भेज रही हों। नई दासी स्वर्णिका अपने कक्ष के छज्जे पर अक्सर बैठती और समुद्र की लहरों का यह अंतहीन खेल एकटक देखती रहती। उसकी गहरी विचारशील आंखें मानो लहरों के साथ संवाद कर रही हों। समुद्र का यह नजारा उसे किसी अनजानी शांति से भर देता, मानो उसकी आत्मा का कोई गुप्त कोना इन लहरों की अनवरत गूंज से जुड़ा हुआ हो। उसकी हर गतिविधि में एक रहस्यमयी आकर्षण था, जिसने महल के हर व्यक्ति का ध्यान खींच लिया था। 3 दिन के विश्राम और पौष्टिक भोजन के बाद स्वर्णिका के सौंदर्य में और भी निखार आ गया था। उसकी चमकती त्वचा, केशों की काली लहरें और शांत रहस्यमयी आंखें किसी स्वप्न लोक की छवि जैसी लगती थीं। जब परिचारिकाओं ने राजा मंगलसेन को बताया कि अब स्वर्णिका अपनी पूरी आभा में है तो राजा का उत्साह चरम पर था। वह इतने उत्सुक हो गए कि स्वर्णिका को बुलाने का धैर्य भी नहीं रख सके। अपनी बेकरारी को नियंत्रित किए बिना वे स्वयं उसके कक्ष में जा पहुंचे। जब राजा मंगलसेन कक्ष में पहुंचे तो स्वर्णिका छज्जे पर बैठी समुद्र की लहरों को निहार रही थी। उनकी आहट सुनकर उसने सिर घुमाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उसने राजा को देखकर ना ही अपना सिर झुकाया और ना ही कोई और सम्मान प्रदर्शित किया। मंगलसेन को यह असम्मान अप्रत्याशित लगा, परंतु उन्होंने इसे उसकी अनगढ़ता और अज्ञानता का परिणाम समझा। उनका स्वभाव इस समय क्रोध से नहीं बल्कि जिज्ञासा और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह नई दासी शायद अभी राजसी व्यवहार और तौर तरीकों से परिचित नहीं है। राजा उसके समीप पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखा। स्वर्णिका ने कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें अब भी भूमि पर टिकी थीं और उसके होंठ एक शब्द भी कहने को नहीं खुले। राजा ने उसका हाथ थामकर उसे कक्ष के भीतर ले जाने का संकेत दिया। वे उसकी इस मौन उपस्थिति से और भी अधिक मोहित हो गए थे। राजा ने उसे प्रेमपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय स्वर्णिका, तुम कौन से देश की हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरे इस विशाल महल में 100 रानियां और हजारों दासियां हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा अनुपम सौंदर्य किसी में भी नहीं। मुझे तुमसे जो प्रेम है उतना शायद किसी और से नहीं। मंगलसेन ने अपनी बातों में और भी गहराई लाते हुए कहा, तुमने अब तक मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी चुप्पी मेरे हृदय को बेचैन कर रही है। क्या तुम्हें किसी प्रकार की चिंता सता रही है?
अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर तुम अपने माता पिता को याद कर रही हो तो उनसे मिल पाना शायद कठिन है, परंतु इसके अलावा तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुझे तुम्हारे मधुर वचनों को सुनने की आकांक्षा है। कृपया कुछ तो बोलो। मंगलसेन ने अपनी हर बात को बड़े प्रेम और संवेदनशीलता के साथ कहा, लेकिन स्वर्णिका की चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी दृष्टि अब भी भूमि पर टिकी हुई थी और वह मौन की चादर में लिपटी हुई थी। मंगलसेन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। स्वर्णिका के इस मौन में एक अनकहा रहस्य छिपा था, जिसने राजा के मन को उलझा दिया था। राजा मंगलसेन ने एक बार फिर अपनी नई प्राणप्रिया स्वर्णिका के मौन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार ने राजा के मन को और भी अधिक उलझा दिया था। परंतु मंगलसेन के मन में न तो क्रोध था, न ही अधीरता। इसके बजाय उनके हृदय में स्वर्णिका के प्रति असीम स्नेह और सहानुभूति थी। उसने कुछ दासियों को बुलाकर आदेश दिया कि स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध किया जाए। जल्द ही राजसी भोजन की थालियां सजीं और राजा स्वयं भोजन करने लगे। उनके हृदय में यह आशा थी कि भोजन के साथ शायद स्वर्णिका का मन थोड़ा हल्का हो। मंगलसेन ने अपने हाथों से व्यंजनों के कोमल ग्रास उठाकर स्वर्णिका को खिलाना शुरू किया। वह चुपचाप खाती रही, लेकिन उसके होंठ एक शब्द भी नहीं बोले। उसकी आंखें अब भी एक गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थीं। राजा ने हर संभव प्रयास किया कि वह उससे कुछ बोले, मुस्कुराए या कम से कम अपनी भावनाओं को उजागर करे। जब इससे भी कोई परिणाम नहीं निकला, तो उन्होंने आदेश दिया कि गायन, वादन और नृत्य का आयोजन किया जाए। राजसी संगीतकारों ने अपने वाद्यों के सुर और नर्तकियों ने अपनी लयबद्ध हरकतों से वातावरण को मोहक बनाने की पूरी कोशिश की, परंतु स्वर्णिका का भावशून्य चेहरा और न बोलने की आदत जस की तस बनी रही। राजा ने स्वर्णिका की सेविकाओं से पूछा, क्या यह दासी कभी बोलती भी है? क्या इसके होंठ कभी मुस्कुराहट से खिलते हैं? एक सेविका ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, हमने इसे न बोलते देखा है और न मुस्कुराते। यह हर समय शांत रहती है, जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हो। मंगलसेन ने लंबी सांस ली। उसके मन में कई सवाल थे, पर स्वर्णिका के मौन ने उनके उत्तरों को एक रहस्य बना रखा था। उस रात राजा ने स्वर्णिका के साथ समय बिताया। उसके अनुपम रूप और रहस्यमयी व्यक्तित्व ने उनके मन को इस कदर बांध लिया कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया। उन्होंने अपनी शेष रानियों और अधिकांश दासियों को बुलाकर कहा, मैं तुम सबको मुक्त करता हूं और इसके बदले तुम लोगों को इतना धन दिया जाएगा जिससे बिना कोई काम किए अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हो। अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो अपनी मर्जी से किसी से भी कर सकती हो। उनके इस निर्णय ने पूरे महल को छेंका दिया। राजा मंगलसेन ने यह कदम केवल इसलिए उठाया ताकि उनका पूरा समय और ध्यान स्वर्णिका पर केंद्रित हो सके। वह उसकी चुप्पी को तोड़ने और उसके दिल की गहराइयों को समझने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार थे। राजा ने पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वर्णिका को हर संभव सुख और सुविधा दी। वे उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते, उसे प्रसन्न करने के लिए हर प्रयत्न करते, परंतु स्वर्णिका की चुप्पी ने उनकी प्रतीक्षा को व्यर्थ बना दिया। एक दिन जब मंगलसेन की सहन शक्ति समाप्त होने लगी, तो उन्होंने उससे कहा, हे प्रिय स्वर्णिका, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया। मेरी रानियां, मेरी दासियां, सब कुछ मैंने तुम्हारे पीछे छोड़ दिया, परंतु तुम्हारी चुप्पी ने मेरे हृदय को भारी कर दिया है। क्या यह संभव है कि तुम गूंगी हो? अगर ऐसा है तो यह परमात्मा का बहुत बड़ा अन्याय है कि उसने तुम्हें ऐसा दिव्य रूप दिया, पर तुम्हारी वाणी छीन ली। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ तो बोलो। तुम्हारी चुप्पी से मेरा हृदय हर पल जलता रहता है। मैंने पूरे वर्ष भगवान से प्रार्थना की है कि तुम्हारे गर्भ से मेरा उत्तराधिकारी जन्म ले, जो मेरे बाद इस राज्य को संभाले, परंतु मैं यह भी नहीं जान पाया कि तुम मेरे साथ रहने में प्रसन्न हो या नहीं। मेरा बुढ़ापा धीरे धीरे निकट आ रहा है और मेरी शारीरिक शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो मुझसे बात करो, मुझे इस संशय से बाहर निकालो। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं कहा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा
और मेरी मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर पर होगा। मंगलसेन के ये मार्मिक शब्द भी स्वर्णिका को झकझोरने में विफल रहे। उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह अब भी अपने मौन में लिपटी हुई थी, जैसे उसके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जिसे वह किसी के सामने उजागर नहीं कर सकती। राजा मंगलसेन की आंखों में उस पल आशा और अधीरता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही स्वर्णिका मुस्कुराई और उसकी ओर देखा, उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि शायद अब वह अपने मौन को तोड़ने वाली है। उसकी हरकतों और हाव भाव ने वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा भर दी थी। कुछ क्षणों तक दोनों की नजरें टकराईं और फिर स्वर्णिका ने धीमे स्वर में कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। आपने इस पूरे समय में मुझ पर जो कृपा और स्नेह लुटाया है, वह मेरे लिए शब्दों से परे है। मैं आपके इस प्रेम और दया की सदा आभारी रहूंगी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको 125 वर्षों की आयु मिले और आपके शत्रु आपके प्रताप से ऐसे नष्ट हो जाएं जैसे दीपक से पतंगे। आपकी दयालुता का मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। और हां महाराज, एक शुभ समाचार भी है जिसे सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पुत्र जन्म लेगा, जो आपके वंश का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर मंगलसेन का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने स्वर्णिका को अपने पास खींचकर सीने से लगा लिया और गदगद होकर बोला, तुमने यह समाचार देकर मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दिया। मैं इतना प्रसन्न हूं कि इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस समाचार ने मंगलसेन को इतना उल्लासित कर दिया कि वह तुरंत महल से बाहर निकल गया और अपने मंत्री को बुलाकर कहा, इस शुभ अवसर पर तुरंत 1 लाख सोने के सिक्के गरीबों और भिखारियों में बांट दी जाएं। आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति दीनहीन न रहे। हर कोई सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। यह आदेश सुनकर मंत्री और दरबारी भी राजा के इस हृदय परिवर्तन और खुशी से अचंभित थे। शहर में तुरंत दान वितरण शुरू हो गया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दान का कार्य आरंभ करवाने के बाद मंगलसेन जल्दी से स्वर्णिका के पास लौट आया। उसकी आंखों में प्यार और जिज्ञासा थी। उसने कहा, प्रिय, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे गर्भधारण की खबर सुनकर मैं इतना प्रसन्न हुआ कि तुरंत दान की घोषणा करने चला गया। अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मौन का कारण क्या था। तुम्हारे इस लंबे समय तक चुप रहने से मैं अत्यंत व्यथित था। यह सब आखिर तुमने क्यों किया? स्वर्णिका ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, महाराज, इसका कारण यह है कि मुझे जबरन आपके पास लाया गया था। मैं अपने देश, अपने माता पिता और अपने परिवार से इतनी दूर कर दी गई कि वापस लौटने की आशा भी छिन गई। परतंत्र होकर जीना एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस परायेपन और अकेलेपन ने मेरे हृदय को तोड़ दिया था। मैं भीतर से टूट चुकी थी और मेरी आत्मा आहत थी। यही कारण था कि मैं आपसे और किसी से भी नहीं बोल पाई। मुझे लगता था कि इससे तो मृत्यु ही बेहतर है। राजा मंगलसेन ने उसकी बात सुनकर गहरी सहानुभूति जताई। उसने कहा, स्वर्णिका, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, परंतु तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम अब इस राज्य की सबसे प्रिय और पूजनीय महिला हो। तुम्हारी सुंदरता और गुणों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैं तुम्हारे हर दुहक को दूर करने का वचन देता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस राज्य की रानी बनने योग्य हो और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। स्वर्णिका ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी बातों की सराहना करती हूं। आपकी कृपा और दया अनमोल है, परंतु मैं अभी भी खुद को केवल एक दासी मानती हूं। भले ही आपने मुझे इतना स्नेह दिया है, लेकिन एक दासी हमेशा दासी ही रहती है। मंगलसेन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में कहा, स्वर्णिका, तुम्हें अब यह सोचना छोड़ना होगा। तुम्हारा यह विचार गलत है कि एक दासी का जीवन केवल परतंत्रता में ही बीतता है। मैंने केवल तुमसे प्रेम किया है और मैं तुम्हें इस राज्य की रानी का सम्मान दूंगा। तुमने मेरे जीवन में जो प्रकाश बिखेरा है, उसके लिए मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अब तुम्हें अपने अतीत की पीड़ा से बाहर निकलना होगा और हमारे भविष्य के बारे में सोचना होगा।
राजा मंगलसेन ने स्वर्णिका की बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसके व्यक्त किए गए रहस्यमय अतीत में डूब गया। उसकी गहरी आंखों में सवाल और प्यार का संगम था। राजा चंद्रसेन ने नर्म स्वर में कहा, तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट है कि तुम किसी बड़े घराने की संतान हो। मुझे विस्तार से बताओ, तुम कौन हो, कहां की हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं तुम्हारे अतीत को जानने के लिए उत्सुक हूं। स्वर्णिका ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक अनकही वेदना के साथ बोली, मेरा नाम स्वर्णिका आसीन है। मेरा पिता देवदत्त समुद्र के एक विशाल और समृद्ध राज्य का राजा था। वह समुद्रों का अधिपति कहलाता था। उसके शासनकाल में हमारा राज्य सुख, शांति और वैभव से भरा था। परंतु जब वह स्वर्ग सिद्धारा, उसने अपना राज्य मेरी माता और मेरे भाई वीरभद्र को सौंप दिया। मेरी माता भी एक समुद्री राजा की बेटी थी। हम तीनों आनंद और प्रेम से अपना जीवन जी रहे थे, किंतु एक दिन हमारी खुशियों को नजर लग गई। हमारे राज्य पर एक और समुद्री राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने हमारी सेनाओं को पराजित कर दिया और हमारा राज्य हमसे छीन लिया। मेरा भाई वीरभद्र उस ताकतवर राजा का सामना करने में असमर्थ रहा। हार का सामना करने के बाद उसने मेरी मां और मुझे चुपके से राज्य से बाहर निकाल लिया। हमने सुरक्षित स्थान पर शरण ली, लेकिन हमारे जीवन में दुख का दौर शुरू हो गया। वीरभद्र ने एक दिन कहा, हमारा समय कठिन है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन फिर से हमारा राज्य हमें मिल जाए। किंतु मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम्हारा विवाह कर दूं, ताकि मेरी यह जिम्मेदारी पूरी हो सके। वह चाहता था कि मेरा विवाह किसी राज्य के राजा से हो, परंतु मैंने इसे तुरंत ठुकरा दिया। मैंने उससे कहा, भाई, जल राज्य की राजकुमारी ने आज तक कभी भूमिवासी राजा से विवाह नहीं किया। यह हमारी परंपरा और गौरव के विरुद्ध है। मैं किसी भूमिवासी राजा के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे भाई ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि सभी भूमिवासी बुरे नहीं होते, परंतु मुझे उसकी बातों से संतोष नहीं हुआ। मुझे लगा कि वह मुझे हटाने का प्रयास कर रहा है। मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगी। एक दिन जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, मैं समुद्र से बाहर निकल आई। मैं एक सुरक्षित स्थान पर गई और वहां आराम करने लगी। लेकिन मेरा अनुमान गलत साबित हुआ। एक धनी व्यक्ति ने मुझे वहां देखा। उसने मुझे अपने नौकरों से उठवा लिया और अपने भव्य घर में ले गया। उसने मुझ पर प्रेम जताने का नाटक किया, लेकिन मैंने उसकी ओर से पूरी तरह उदासीनता रखी। जब उसने बलपूर्वक मेरा सम्मान भंग करने की कोशिश की, तो मैंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसके गुस्से और अपमानित अहंकार ने उसे उकसाया। अगले ही दिन उसने मुझे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। सौभाग्य से वह व्यापारी एक भला व्यक्ति था। उसने मुझसे कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। उसी व्यापारी से आपने मुझे खरीदा। इस पूरे समय में मैं भूमिवासियों से घृणा करती रही। यही कारण था कि मैंने आपसे भी बात नहीं की, परंतु आपकी सज्जनता और स्नेह ने मेरे दिल को आखिर बदल ही दिया। मैंने देखा कि आप उन सभी से अलग हैं जिनसे मैंने अब तक मुलाकात की थी। आप में वह आदर और प्रेम है जो मेरे मन को छू गया। अगर आपने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की होती तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन आपने जो सम्मान दिया उसने मुझे आपके प्रति अपने विचार बदलने पर विवश कर दिया। अब मैं आपके पुत्र की मां बनने वाली हूं। यह मेरे जीवन का एक नया अध्याय है और मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे साथ रानियों जैसा व्यवहार अब तक किया गया है, कृपया इसी तरह करते रहे। मंगलसेन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गहरे प्रेम से कहा, स्वर्णिका, तुम्हारे सुंदर मुख ने ही मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था, लेकिन अब तुम्हारी सुमधुर और सत्यवादी बातें सुनकर मैं और भी मोहित हो गया हूं। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है कि तुम समुद्र के एक बड़े राज्य की राजकुमारी हो और अब तुम केवल मेरी नहीं बल्कि इस राज्य की रानी हो। मैं तुम्हारे हर दुख और कष्ट को दूर करने का वचन देता हूं। राजा की बातें सुनकर स्वर्णिका की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी आभारी हूं। आपका प्रेम और आदर मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। राजा चंद्रसेन स्वर्णिका की बातों में खो गया था।
वह उसकी बातों से इतने मंत्रमुग्ध हो चुके थे कि उसके हर शब्द में छिपे रहस्य को जानने के लिए बेचैन थे। उन्होंने उत्सुकता से कहा, मैं आज ही दरबार में घोषणा करूंगा कि तुम अब इस राज्य की रानी हो। मैं तुम्हारे प्रति अब तक जितना प्रेम करता था उससे भी अधिक करूंगा, लेकिन तुम भी मेरे अलावा किसी और की ओर नजर न डालना। मगर स्वर्णिका, एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। तुमने कहा कि तुम जल की निवासिनी हो। यह सुनकर मुझे विश्वास करना पड़ा, लेकिन यह बात अब भी मेरी समझ से परे है कि मनुष्य पानी के अंदर कैसे रह सकता है। वे वहां सांस लेते हैं, काम करते हैं और जीवन बिताते हैं। यह सब कैसे संभव है? स्वर्णिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्का सा गर्व और रहस्य का रंग छलक रहा था। उसने कहा, स्वामी, यह बात सच है कि हम जल के नीचे रहते हैं, और यह भी सच है कि आपके लिए इसे समझ पाना कठिन है। मगर जैसे आप पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को सामान्य मानते हैं, वैसे ही जल के नीचे रहने वाले लोग भी एक सामान्य जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में समुद्र की गहराई कोई बाधा नहीं बनती। पानी कितना भी गहरा हो, आप उसकी तह तक देख सकते हैं। जैसे हवा आपके सांस लेने में रुकावट नहीं डालती, वैसे ही हमारे लिए पानी, हम जल की लहरों के बीच बसते हैं और हमारे राज्य सूर्य, चंद्रमा और तारों को भी देख सकते हैं। हालांकि वहां दिन और रात का कोई अंतर नहीं होता। जैसे पृथ्वी पर अनेक देश और नगर बसे हुए हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में भी कई राज्य हैं। बल्कि सच कहूं तो पृथ्वी पर जितने देश हैं, उसके तिगुने राज्य जल के नीचे बसे हैं। ये राज्य अलग अलग राजाओं के अधीन हैं। वहां के महल और भवन इतने भव्य हैं कि पृथ्वी पर उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे महल संगमरमर के बने होते हैं, जिनकी दीवारों और छतों में सीप, मोती और बिल्लौर जड़े होते हैं। वे एक स्वर्गिक दुनिया का अनुभव कराते हैं, और हमारे यहां कहीं भी जाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। हर कोई चाहे जितनी दूर तक जा सकता है, बिना थके। सिर्फ राजा अपनी शोभा के लिए दरियाई घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये घोड़े विशेष प्रकार की गाड़ियों में जोते जाते हैं, जो इतनी आरामदेह होती हैं कि सवार का शरीर हिलता तक नहीं। घोड़े सिर्फ इशारों से चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ की स्त्रियां न केवल अत्यंत सुंदर होती हैं, बल्कि चतुर और पतिप्राण भी होती हैं। वे अपने परिवार और पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यही हमारी परंपरा और संस्कृति है। स्वर्णिका ने अपनी बात खत्म की और थोड़ी झिझकते हुए बोली, स्वामी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने भाई वीरभद्र और माता को यहां बुलाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वे अपनी आंखों से देखें कि उनकी बेटी अब भूमिलोक के एक समृद्ध राज्य की रानी बन चुकी है। इससे उन्हें न केवल गर्व होगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि मैंने यहां कितने प्रेम और सम्मान के साथ अपना जीवन जीना शुरू किया है। राजा ने प्रसन्नता से कहा, स्वर्णिका, मुझे तुम्हारे परिवार का स्वागत करने में अत्यंत खुशी होगी, किंतु मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुम उन्हें यहां कैसे बुलाओगी। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे राज्य का रास्ता क्या है। यह सब कैसे संभव हो सकेगा? स्वर्णिका ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्वामी, वह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केवल कुछ देर के लिए बगल वाले कक्ष में चले जाइए। वहां से आप वह तमाशा देख सकते हैं जो मैं करने जा रही हूं। राजा थोड़ा असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। वे पास के कक्ष में चले गए। स्वर्णिका ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, आग जला दो और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो। जब तक मैं न बुलाऊं, कोई भी भीतर न आए। दासी ने वैसा ही किया। कमरे में केवल स्वर्णिका और जलती हुई अग्नि थी। स्वर्णिका ने एक संदूक से चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसे आग पर डाल दिया। लकड़ी से गहरा सुगंधित धुआं उठने लगा। स्वर्णिका ने अपनी आंखें बंद कीं और एक विशेष मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र के शब्द इतने अजीब और अनजान थे कि राजा पास के कक्ष से सुनते हुए आश्चर्य में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने कमरे के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं कर सके। स्वर्णिका की आवाज गूंज रही थी और मंत्र की शक्ति से कमरे में रहस्यमय ऊर्जा का संचार होने लगा। धुएं और धुंध के बीच कुछ आकृतियां बनने लगीं। स्वर्णिका के मंत्र खत्म होते ही समुद्र की लहरें अचानक तेज होने लगीं।
ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद राजमहल के पास आने को बेचैन हो। कुछ ही पलों में पानी की लहरें उफनते हुए महल के किनारे तक जा पहुंची। यह दृश्य ऐसा था जैसे प्रकृति खुद किसी अनोखी घटना का साक्षी बनना चाह रही हो। फिर समुद्र का पानी फट गया। उसमें से एक युवक प्रकट हुआ जिसकी त्वचा पानी की हरियाली जैसी चमक लिए थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उसमें समुद्र की गहराई और रहस्य समाये हों। उसके पीछे एक शालीन और गरिमा से भरी महिला थी, स्वर्णिका की मां। उनके पीछे 5 सुंदर युवतियां थीं जो अलौकिक सौंदर्य से चमक रही थीं। स्वर्णिका ने पानी के किनारे खड़े होकर उन सबका स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक साथ खुशी और स्नेह छलक रहा था। कुछ ही पलों में वे सभी किनारे आ गए। युवक का नाम राजा वीरभद्र, जो कि स्वर्णिका का बड़ा भाई था, और प्रौढ़ महिला जो गरिमामयी आभा से दमक रही थीं, स्वर्णिका की मां थीं। वीरभद्र और उनकी मां ने स्वर्णिका को देखते ही गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से खोई हुई कोई अमूल्य चीज वापस मिल गई हो। स्वर्णिका ने अपने भाई, मां और साथ आए मेहमानों का बड़े ही आदर और सत्कार से स्वागत किया। उसकी मां ने स्नेह भरी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे बिना हमने कितने कष्ट सहे हैं, यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम नाराज होकर घर छोड़ गई थीं। हम दिन रात तुम्हारे लिए रोते रहे। अब बताओ, इन दिनों तुम कहां कहां रहीं, क्या क्या तुमने सहा और यहां तक कैसे पहुंची। स्वर्णिका अपनी मां के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। कुछ देर बाद सिर उठाकर बोली, मां, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आप सबको इस तरह छोड़ दिया। मेरे जीवन में अनेक विपत्तियां आईं, पर अंततः मैं इस अद्भुत स्थान पर आ गई। यहां आकर मैंने सीखा कि भूमिलोक के राजा भी जल देशों के राजाओं जैसे ही होते हैं। यहां मुझे शांति और सच्चा प्रेम मिला। वीरभद्र ने स्नेहपूर्वक कहा, प्यारी बहन, जो हुआ सो हुआ। अब हमारे साथ अपने घर चलो। हम तुम्हें अपने बीच पाकर आनंद से रहेंगे। ये सुनकर पास ही के कमरे में बैठे राजा चंद्रसेन का दिल सहम गया। उन्हें लगने लगा कि अगर स्वर्णिका चली गई तो उनका जीवन शून्य हो जाएगा। लेकिन उन्होंने स्वयं को संयमित किया और स्वर्णिका की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। स्वर्णिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मैं समझ सकती हूं कि आप मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। एक तो यहां के राजा ने मुझे अपनी सोने की मुद्राओं से खरीदा है, और दूसरा, मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरे गर्भ में उनका 4 महीने का बच्चा है। मैं अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। स्वर्णिका की बात सुनकर उसकी मां और भाई के चेहरे पर दुख और निराशा झलकने लगी, लेकिन उन्होंने कोई और बात नहीं की। स्वर्णिका ने तुरंत अपनी दासियों को आदेश दिया कि मेहमानों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया जाए। भोजन तैयार होते ही स्वर्णिका ने अपने परिवार को खाने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनते ही उनके चेहरों पर नाराजगी की लालिमा छा गई। वीरभद्र ने नाराज होकर कहा, यह ठीक है कि तुम्हारा पति राजा है, लेकिन क्या हम इतने तुच्छ हैं कि वह हमारे साथ भोजन करने तक नहीं आ सकते। राजा, जो पास के कक्ष में सब कुछ देख और सुन रहे थे, यह बात सुनकर तुरंत वहां आ गए। उन्होंने वीरभद्र और उनकी मां के समक्ष झुककर उन्हें प्रणाम किया। उनके इस आदर भरे व्यवहार ने वीरभद्र और उनकी मां के क्रोध को शांत कर दिया। राजा ने वीरभद्र और उनकी मां को गले लगाते हुए कहा, आपकी बहन मेरे जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा बन चुकी है। मैं उसकी सुरक्षा और खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसे मेरे जीवन में भेजा। कृपया आप लोग इस महल को अपना ही घर समझें। वीरभद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारी बहन आपके संरक्षण में है और यहां प्रसन्न है। हम कामना करते हैं कि आप हमेशा चिरंजीवी रहें। सबके चेहरों पर प्रसन्नता लौट आई। रात का भोजन एक साथ किया गया। इसके बाद मेहमानों के लिए मुलायम और आरामदायक बिस्तर लगाए गए। राजा स्वर्णिका के साथ अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ दिनों बाद मेहमानों ने विदा लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राजा ने आग्रह किया, आप लोग स्वर्णिका के प्रसव तक रुक जाएं। मैं चाहता हूं कि इस सुखद क्षण में आप भी हमारे साथ रहें।
वीरभद्र और उनकी मां ने इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने उनके मनोरंजन के लिए रोज नए नए आयोजन करवाए। महल में उत्सव का माहौल था। स्वर्णिका की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी और पूरा राजमहल चिंता में डूबा हुआ था। उसके कक्ष के बाहर लोग प्रार्थना कर रहे थे। अंततः दूसरे दिन एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर सबकी आंखें ठहर गईं। उसकी त्वचा चंद्रमा जैसी उज्ज्वल और कोमल थी। उसे चंद्रकेतु नाम दिया गया, जिसका अर्थ चंद्रमा का पुत्र है। स्वर्णिका की मां ने अपने जललोक की परंपरा के अनुसार विशेष रस्में पूर्ण की। स्वर्णिका की दाई ने बच्चे को समुद्र के पानी से पवित्र किया और उसके शरीर पर चंदन और केसर का लेप लगाया। इसके साथ ही भूमिस्थल के रिवाजों के अनुसार छठी का भव्य आयोजन किया गया। भूमिगढ़ के राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की आज्ञा दी। सड़कों पर नाच गाने और दियों की जगमगाहट का नजारा था। राजमहल में तो ऐसा जश्न हुआ जिसका वर्णन असंभव था। महल के भीतर राजा ने खजाने का द्वार खोल दिया। जरूरतमंदों को दान दिया गया और विद्वानों, सैनिकों तथा कलाकारों को विशेष उपहार प्रदान किए गए। स्वर्णिका के स्नान और श्रृंगार के बाद उसे अत्यंत आकर्षक वस्त्र पहनाए गए। स्वर्णिका की मां, भाई वीरभद्र और अन्य संबंधी बच्चे को देखने के लिए आए। हर कोई चंद्रकेतु को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बच्चे को उठाकर हर कोई दुलार कर रहा था। वीरभद्र, जो अपने भांजे चंद्रकेतु से अत्यंत प्रेम करता था, चुपचाप दाई के पास गया और बच्चे को गोद में उठाकर टहलने लगा। वह हर किसी के चेहरे पर खुशी देखकर प्रसन्न था, लेकिन अचानक उसने ऐसा निर्णय लिया जिसे देखकर सभी चौंक गए। वीरभद्र चुपचाप महल से बाहर निकल गया और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ा। वीरभद्र समुद्र तट पर पहुंचा और एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हो गया। बिना किसी झिझक के उसने चंद्रकेतु को अपनी गोद में लेकर समुद्र में छलांग लगा दी। यह दृश्य देखकर राजा चौंक गया। उसकी आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। उसने सिर पकड़कर चीखते हुए कहा, यह क्या कर दिया? मेरे बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। स्वर्णिका, जो पास ही खड़ी थी, मुस्कुराई और राजा को सांत्वना देते हुए बोली, स्वामी, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। भाई ने ऐसा किसी नासमझी या गलत भावना में नहीं किया है। यह हमारे जललोक की परंपरा है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को जल और थल दोनों स्थानों का अभ्यस्त बनाना आवश्यक होता है। राजा को स्वर्णिका और उसकी मां के समझाने के बाद थोड़ा धैर्य आया, लेकिन उसका मन बेचैन ही रहा। कुछ देर बाद समुद्र की लहरें फिर से तेज हो गईं। सभी की नजरें सतह पर थीं। अचानक लहरों के बीच से वीरभद्र प्रकट हुआ, चंद्रकेतु को अपनी गोद में लिए हुए। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था। वीरभद्र ने राजा को देखकर कहा, आपको डर तो नहीं लगा? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब इसे सही सलामत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जीवन वापस मिल गया। वीरभद्र मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, बच्चे को कुछ नहीं हो सकता था। मैंने समुद्र में उतरने से पहले समुद्र देवता का विशिष्ट मंत्र पढ़ लिया था। हमारे यहां की परंपरा है कि यदि कोई बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे समुद्र में ले जाकर जल का आशीर्वाद दिया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, और मैंने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया है। यदि आपको इससे कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीरभद्र ने अपने वस्त्रों से एक छोटा सा संदूक निकाला। उसमें से उसने 100 हीरे निकाले, जो कबूतर की आंखों जितने बड़े थे। इसके अलावा 100 लाल और नीलम, प्रत्येक आधे तोले के बराबर, और 30 नीलम के हार निकाले। उसने इन्हें राजा को भेंट करते हुए कहा, हमारे पास भले ही इतना ऐश्वर्य न हो जितना आपके पास है, लेकिन यह हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा ने वीरभद्र को गले लगाते हुए कहा, यह उपहार नहीं, आपकी बहन के प्रति आपके प्रेम का प्रतीक है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। महल में हर ओर आनंद की लहर दौड़ गई। सभी ने चंद्रकेतु को बारी बारी से गोद में उठाकर प्यार किया। उत्सव के माहौल में भी हर किसी के मन में यह विचार गूंज रहा था कि चंद्रकेतु का भविष्य कितना अद्भुत होगा, जिसने जन्म लेते ही 2 दुनियाओं का आशीर्वाद पाया था। समुद्र लोक के राजा वीरभद्र द्वारा दिए गए रत्नों को देखकर हैरान रह गया।
उनमें से 2 रत्न इतने विशाल और अनमोल थे कि समस्त पृथ्वी पर उनकी तुलना का कोई और उदाहरण नहीं था। राजा ने उन रत्नों को ससम्मान अपनी आंखों से लगाया और वीरभद्र से कहा, भाई, मैं तुम्हारी विनम्रता से अत्यधिक प्रभावित हूं। जिन रत्नों से कई राज्य खरीदे जा सकते हैं, उन्हें तुम तुच्छ भेंट कहते हो। इसके बाद राजा ने स्वर्णिका से कहा, सुंदरी, तुम्हारे भाई साहब मुझे यह सभी रत्न भेंट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ रत्न रखकर शेष उन्हें लौटा दूं, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुम उन्हें मनाओ तो शायद वे मान जाएं। स्वर्णिका मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आप निश्चिंत होकर इन रत्नों को स्वीकार करें। यह रत्न पृथ्वी पर दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन समुद्र में इनकी कोई कमी नहीं। मेरे भाई को यह सब देने से कोई हानि नहीं होगी। राजा यह सुनकर संतुष्ट हो गया और उसने पूरे आदर के साथ वीरभद्र की भेंट स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद वीरभद्र ने राजा से निवेदन किया, महाराज, आपने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया कि हम इसके लिए उचित धन्यवाद भी नहीं दे सकते, लेकिन अब हमें अपने राज्य लौटना होगा। लंबे समय तक अनुपस्थिति से राज्य के प्रबंध में गड़बड़ी हो सकती है, अतः कृपया हमें विदा दें। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें विदा देने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारी बात उचित है। मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि चंद्रकेतु को मत भूलना और समय समय पर उसे और उसकी मां को देखने के लिए यहां आते रहना। वीरभद्र ने राजा और स्वर्णिका से विदा ली और अपनी माता व अन्य संबंधियों के साथ समुद्र लोक की ओर लौट गया। इधर महल में जीवन यथावत चलने लगा। चंद्रकेतु जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके रूप, रंग और गुणों में निरंतर निखार आता गया। उसकी मां स्वर्णिका और पिता राजा मगनलसेन उसे देखकर गर्व से भर जाते। चंद्रकेतु के मामा वीरभद्र और नानी भी समय समय पर उसे देखने आते और अपने आशीर्वाद देते। जब चंद्रकेतु कुछ बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वान और कला में निपुण आचार्यों को बुलाया गया। उसे शास्त्र, शस्त्र, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति और कला सहित अनेक विद्याओं में निपुण बनाया गया। 15 वर्ष की आयु तक आते आते चंद्रकेतु ने अपने ज्ञान और कौशल से सभी को चकित कर दिया। जब चंद्रकेतु पूर्णतः योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे युवराज घोषित किया। उसने युवराज के रूप में शीघ्र ही अपनी कुशलता से राज्य का प्रबंध संभाल लिया। उसकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति करुणा से राज्य के कर्मचारी और प्रजा दोनों प्रसन्न थे। कुछ ही समय बाद एक शुभ दिन राजा ने औपचारिक घोषणा कर अपने हाथों से अपना राजमुकुट चंद्रकेतु के सिर पर पहनाया। यह क्षण पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक था। राजा ने चंद्रकेतु के हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हारे जैसे पुत्र पर गर्व करना हर पिता का सौभाग्य होता है। अब यह राज्य तुम्हारे हाथों में सौंपकर मैं निश्चिंत हूं। इसके बाद स्वयं राजा मंत्रियों और दरबारियों की पंक्ति में जाकर बैठ गया। दरबार में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और अमीरों ने नए राजा को भेंट दी और उनकी आज्ञाओं का पालन करने की शपथ ली। राजमुकुट पहने हुए चंद्रकेतु जब अपनी मां स्वर्णिका के पास पहुंचा तो वह भावुक हो गई। उसने दौड़कर चंद्रकेतु को अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य हर किसी को अभिभूत कर गया। चंद्रकेतु ने पूरी लगन से राज्य का प्रबंधन संभाला। उसने नगर नगर, गांव गांव जाकर राज्य की व्यवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण किया। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते हुए उसने अपने शासन को न्यायप्रिय और समृद्ध बनाया। उसके पिता राजा मगनलसेन 2 वर्षों तक चंद्रकेतु के शासन को देखते रहे और हर बार उसकी प्रशंसा करते। अंततः यह महसूस करते हुए कि चंद्रकेतु पूरी तरह से सक्षम है, मगनलसेन ने राज्य से विदा ली और नगर के बाहर एक एकांत स्थान पर जाकर भजन और ध्यान में समय बिताने लगे। चंद्रकेतु अपने शासनकाल में न केवल कुशलता दिखा रहा था, बल्कि अपनी विनम्रता और प्रजा के प्रति करुणा से राज्य में सभी का प्रिय बन गया। जब कभी उसे अवकाश मिलता तो वह जंगलों में जाकर शिकार करता, जहां वह प्रकृति के बीच समय बिताने का आनंद उठाता। अब चंद्रकेतु का जीवन नई चुनौतियों और अवसरों की ओर बढ़ रहा था। उसकी कहानी अभी और अनगिनत रहस्यमय मोड़ों से होकर गुजरने वाली थी। पुराने महाराज चंद्रसेन की उम्र ढलने लगी थी।
राजकाज की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद भी वे स्वस्थ नहीं रह पाए। धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती गई। जब उन्हें लगा कि अब उनका अंत निकट है, उन्होंने अपनी प्रजा और मंत्रियों को बुलाकर अपने पुत्र चंद्रकेतु के प्रति वफादार रहने की सख्त ताकीद की। उन्होंने कहा, युवराज, अब इस राज्य के भविष्य हैं। उनकी भलाई और इस साम्राज्य की समृद्धि में ही हमारी संतुष्टि है। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन का स्वर्गवास हो गया। उनके निधन से पूरे आर्यावर्त में शोक की लहर फैल गई। स्वर्णिका और चंद्रकेतु ने राजसी परंपराओं के अनुसार उनका भव्य अंतिम संस्कार किया। चंद्रसेन के सम्मान में आर्यावर्त के सभी प्रमुख स्थानों पर शोक सभाएं आयोजित की गईं। इस मौके पर स्वर्णिका का भाई सूर्यकेतु और उनकी मां भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद एक दिन सूर्यकेतु ने स्वर्णिका से कहा, बहन, मुझे आश्चर्य है कि चंद्रकेतु का विवाह अब तक नहीं हुआ। वह विवाह योग्य हो चुका है और इस समय विवाह उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में तब बताऊंगा जब चंद्रकेतु सो जाएगा। मुझे डर है कि कहीं वह केवल सुनकर ही उसके प्रति मोहित न हो जाए। चंद्रकेतु को यह वार्तालाप सुनने की उत्सुकता हुई। उस रात वह ऐसा अभिनय करने लगा जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन वास्तव में वह बगल के कमरे में चल रही मां और मामा की बातचीत ध्यान से सुन रहा था। सूर्यकेतु ने स्वर्णिका से कहा, मैंने एक ऐसी राजकुमारी देखी है जो चंद्रकेतु के योग्य है। वह वीरगढ़ देश के राजा की बेटी है। देखो, मैंने उसकी एक मूर्ति बनवाई है ताकि तुम उसके सौंदर्य का अंदाजा लगा सको। लेकिन समस्या यह है कि वीरगढ़ देश का राजा बहुत घमंडी और अड़ियल स्वभाव का है। उसने अपनी बेटी का विवाह अब तक नहीं किया। स्वर्णिका ने कहा, मैं वीरगढ़ देश के राजा को जानती हूं। जब मैं अपने राज्य को छोड़कर आई थी, तब मैंने उसकी बेटी को देखा था। वह केवल 2 महीने की थी, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अब जवानी में तो वह और भी अद्वितीय होगी, लेकिन अगर वह चंद्रकेतु से बड़ी है तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई समस्या होनी चाहिए। सूर्यकेतु ने गंभीरता से कहा, बहन, यह विवाह आसान नहीं है। वीरगढ़ देश का राजा बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। और इस बीच चंद्रकेतु को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चला तो वह उसके प्रेम में इतना दीवाना हो जाएगा कि खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। यह वार्तालाप चंद्रकेतु ने चुपचाप सुन लिया। दूसरे दिन उसने अपनी मां के संदूक से वह मूर्ति चुपके से निकाल कर देखी। मूर्ति इतनी सुंदर और जीवंत थी कि चंद्रकेतु उसे देखते ही मोहित हो गया। जवाहर का सौंदर्य उसकी कल्पना में बस गया और उसके मन में केवल एक ही ख्याल रह गया कि इससे तो मिलना ही होगा। अब चंद्रकेतु का मन न खाने पीने में लगता था, न किसी से बातचीत में। वह दिन रात जवाहर के विचारों में खोया रहता। उसकी यह बदली हुई अवस्था स्वर्णिका और सूर्यकेतु दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई। जब सूर्यकेतु अपनी बहन से विदा लेने आया तो उसने चंद्रकेतु की हालत देखकर पूछा, भांजे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? चंद्रकेतु ने कहा, मामा, मुझे कोई शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन आप यहां से अभी न जाएं। मुझे आपकी संगति से ही शांति मिलती है। कृपया 2-4 दिन और रुकें। हम कल शिकार पर चलेंगे। सूर्यकेतु को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। दरअसल चंद्रकेतु ने यह योजना बनाई थी कि शिकार के बहाने वह अपने मामा को अपनी मन की बात बताएगा और फिर जवाहर की खोज में निकल जाएगा। अगले दिन मामा भांजा कुछ सेवकों के साथ शिकार पर निकले। चंद्रकेतु का मन पहले से ही दृढ़ था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रिया को ढूंढेगा। शिकार की इस यात्रा ने उसकी योजनाओं को मूर्त रूप देने का अवसर प्रदान किया। लेकिन यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण अध्याय की। वहां दोनों ने एक हिरण का पीछा करते हुए अपने घोड़े दौड़ा दिए। इस आपाधापी में पहले दोनों अपने सैनिकों से बिछड़ गए और फिर एक दूसरे से भी। चंद्रकेतु ने घने जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे घोड़े से उतरकर आराम करने का निर्णय लिया। वहीं बैठकर वह अपनी प्रिया जवाहर का स्मरण करते हुए उसके विरह में रोने लगा। कुछ देर बाद वीरभद्र भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने चंद्रकेतु को अकेला बैठे देखा और उसकी पीड़ा समझ गया।
वीरभद्र चुपचाप घोड़े से उतरकर वृक्ष के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। चंद्रकेतु बोल रहा था, हे जवाहर, तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं अपने धैर्य को खो बैठा हूं। मेरा विश्वास है कि तुम्हारी सुंदरता संसार की हर राजकुमारी से अधिक है। तुमने मेरे दिल पर अधिकार कर लिया है, पर मैं कहां जाऊं कि तुम मुझे मिल सको। वीरभद्र और नहीं सुन सका। वह चंद्रकेतु के पास जाकर बोला, तो तुमने हमारी बातें सुन ली। हमने तो ध्यान रखा था कि तुम कुछ ना जान सको, पर हमारी चालाकी बेकार हो गई। चंद्रकेतु ने कहा, जो होना था वह हो गया। अब सोचिए कि आगे क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मेरे विवाह का संदेशा लेकर जाएं और उसके पिता को राजी करें। वीरभद्र ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अब अपने नगर लौट जाओ। मैं जाकर तुम्हारे विवाह की बात बादशाह से करूंगा। चंद्रकेतु ने उत्तर दिया, नहीं मामा जी, अगर आप सच में मेरी परवाह करते हैं तो मुझे अपने साथ ले चलिए। अकेला छोड़ने से मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी। वीरभद्र ने समझाया, तुम्हें तुम्हारी मां की अनुमति के बिना मैं कैसे ले जा सकता हूं। चंद्रकेतु ने निराश होकर कहा, आप जानते हैं कि मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे कभी आपके साथ जाने की अनुमति नहीं देंगी। वीरभद्र सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन यह अंगूठी देता हूं। इसमें एक चमत्कारी मंत्र है। इसे पहनकर तुम सुरक्षित रहोगे। चंद्रकेतु ने अंगूठी पहन ली। वीरभद्र ने कहा, अब तुम भी वह सब कर सकते हो जो मैं कर सकता हूं। मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर वीरभद्र हवा में उड़ने लगा और चंद्रकेतु भी उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ समुद्र तट तक पहुंचा। वहां दोनों ने समुद्र में गोता लगाया और वीरभद्र के राज्य में पहुंच गए। चंद्रकेतु को वीरभद्र अपनी मां के पास ले गया। चंद्रकेतु ने आदरपूर्वक नानी के हाथ चूमे, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और भरपूर प्यार किया। उन्होंने उसे परिवार की अन्य स्त्रियों से भी मिलवाया और सब लोग बहुत देर तक बातचीत करते रहे। इस बीच वीरभद्र ने एक अवसर पाकर अपनी मां से चंद्रकेतु की स्थिति के बारे में चर्चा की। वीरभद्र ने कहा, मां, चंद्रकेतु शक्तिगढ़ देश की शहजादी के प्रेम में पागल हो गया है। मैंने और स्वर्णिका ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चल ही गया। अब इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, हमें विवाह की बात करनी होगी। वीरभद्र की मां चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या कर दिया वीरभद्र? क्या तुम्हें नहीं पता कि शक्तिगढ़ देश का बादशाह बहुत घमंडी है? तुमने उसकी बेटी की बात ही अपनी बहन से क्यों की? इसी कारण चंद्रकेतु इस हालत में पहुंचा है। वीरभद्र ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, यह मेरी गलती थी, लेकिन अब हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। अगर जवाहर से चंद्रकेतु का विवाह नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। पहले मैं बादशाह को बहुमूल्य रत्नों की भेंट दूंगा और फिर चतुराई से बात शुरू करूंगा। मुझे आशा है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा। वीरभद्र की मां ने कहा, बेटा, तुम्हारी योजना सही है, लेकिन मुझे अब भी डर है। शक्तिगढ़ का बादशाह बहुत घमंडी है और क्रोध में कुछ भी कर सकता है। तुम मेरे सबसे कीमती जवाहरात लेकर जाओ और उन्हें भेंट करो, लेकिन इस बार चंद्रकेतु को यहीं छोड़ दो। ध्यान रखना कि किसी भी हालत में बादशाह को क्रोधित न होने दो। उन्होंने अपना संदूक खोला और बहुमूल्य रत्न वीरभद्र को दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी बात शुरू करने से पहले यह भेंट उसे दे देना, ताकि वह प्रसन्न हो जाए। वीरभद्र ने मां के दिए रत्नों को एक सुंदर मंजूषा में रखा और थोड़ी सी सेना लेकर शक्तिगढ़ देश की ओर चल दिया। कुछ समय बाद वह शक्तिगढ़ देश पहुंच गया। वहां शक्तिगढ़ के बादशाह ने उसका यथोचित स्वागत किया। स्वयं सिंहासन से उतरकर उससे मिले और अपने बगल में बिठाया। वीरभद्र विनम्रता से बैठ गया। शक्तिगढ़ के बादशाह ने कहा, शायद आप किसी राजनीतिक कार्य से आए हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वीरभद्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यहां किसी राजनीतिक कार्य से नहीं आया हूं। केवल आपके दर्शन की इच्छा थी। हां, एक व्यक्तिगत कार्य भी है, जिसे यदि आप कृपा करके सुने तो मैं निवेदन करूं। ने कहा, कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
वीरभद्र ने अपने सेवक से रत्नों का संदूक मंगवाया और शक्तिगढ़ के बादशाह को भेंट करते हुए कहा, यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक भेंट स्वीकार की। फिर वीरभद्र ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच परंपरागत मैत्री रही है और जिस प्रकार आपकी कृपा हमेशा हम पर रही है, उसी से प्रेरित होकर मैं अपने हृदय की बात कहने आया हूं। मेरा भांजा चंद्रकेतु, जो भूमिगढ़ का सम्राट है, अब विवाह योग्य हो गया है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि सभी विद्याओं और कलाओं में भी निपुण है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी अद्वितीय पुत्री जवाहर का विवाह उससे करने की कृपा करें। शक्तिगढ़ के नरेश ने अब तक शालीनता बनाए रखी थी, लेकिन वीरभद्र की यह बात सुनते ही उनका चेहरा तमतमा गया और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वीरभद्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कुछ क्षणों के उपरांत शक्तिगढ़ नरेश बोले, वीरभद्र, मैं तुम्हें एक समझदार व्यक्ति मानता था, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम्हारे पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैंने केवल शिष्टाचारवश तुम्हारी अभ्यर्थना की। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी बराबरी करने का साहस करो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य और वैभव तुम्हारे राज्य से कहीं अधिक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पुत्री जवाहर का नाम अपनी जुबान से निकालो? क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच लाई है? वीरभद्र ने घबरा कर कहा, महाराज, शायद आपने मेरी बात का अर्थ ठीक से नहीं समझा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भांजे चंद्रकेतु, भूमिगढ़ के सम्राट के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांग रहा हूं। शक्तिगढ़ का बादशाह यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया। उसकी आंखों में आग जलने लगी और उसने गरजते हुए कहा, तूने यह कहकर मेरा और भी अधिक अपमान किया है। कमबख्त, तू समझता है कि तेरे भांजे की कोई बराबरी मेरी बेटी से हो सकती है? तेरा भांजा क्या चीज है? फिर उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, इस ढीठ को पकड़ो और इसका सिर काट दो। वीरभद्र इस स्थिति को पहले ही भांप चुका था। उसके कुछ सेवक बादशाह के क्रोध को देखकर पहले ही भाग चुके थे और अपनी सेना के पास लौट गए थे। वीरभद्र ने तड़पकर सैनिकों के बीच से निकलकर अपनी सेना में जा पहुंचा। उसका सेनापति उसकी दशा देखकर आग बबूला हो गया और बोला, आप हमारी सेना की कमी की चिंता न करें, बस हमें एक बार युद्ध का आदेश दें, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। वीरभद्र ने आक्रमण का आदेश दिया। शक्तिगढ़ की सेना ने वीरता से सामना किया, लेकिन अंततः परास्त हो गई। वीरभद्र ने बादशाह को कैद कर लिया और उसकी पुत्री जवाहर को पकड़ लाने के लिए महल पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जवाहर पहले ही से सतर्क थी और अपनी दासियों के साथ एक सुनसान द्वीप पर भाग चुकी थी। इस बीच वीरभद्र के जो सेवक पहले ही भागकर अपने देश पहुंचे थे, उन्होंने जाकर वीरभद्र की मां को सूचना दी कि शक्तिगढ़ के बादशाह ने वीरभद्र को मरवा डाला होगा। यह सुनकर वह बेहोश हो गई। घर के अन्य लोग भी रोने लगे। चंद्रकेतु भी वहां मौजूद था और उसे इस बात की बहुत ग्लानि हुई कि उसके कारण उसके मामा की जान पर बन आई। उसने सोचा, अब मैं इन लोगों के सामने कैसे जाऊं? यह सोचकर वह भूमिगढ़ के लिए रवाना हो गया। चंद्रकेतु जल्दी में था, इसलिए समुद्र के रास्ते में भटक गया और कई दिन बाद भटकते भटकते उसी टापू पर पहुंच गया जहां जवाहर ने आश्रय लिया था। थककर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसे कुछ स्त्रियों की आवाजें सुनाई दीं। वह आवाज की दिशा में गया और देखा कि एक शहजादी अपनी दासियों के साथ बैठी है। वह तुरंत समझ गया कि यही उसकी प्रेयसी जवाहर है। पास जाकर उसने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूं। यदि आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवाहर ने कहा, आपके वचनों से मुझे बड़ा संबल मिला। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मैं शक्तिगढ़ नरेश की बेटी जवाहर हूं। पड़ोस के राजा वीरभद्र ने हम पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। मैं किसी तरह भागकर यहां छुपी हूं। चंद्रकेतु ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने कहा, मैं ही भूमिगढ़ का सम्राट हूं। मेरा नाम चंद्रकेतु है। वीरभद्र मेरे मामा हैं। वे आपके साथ मेरे विवाह का संदेश लेकर आपके पिता के पास गए थे, किंतु आपके पिता ने उन्हें मार डालने का आदेश दिया। इस पर मेरे मामा की सेना ने आपके देश पर चढ़ाई कर दी और आपके पिता को कैद कर लिया। अब आप धैर्य रखें।
वीरभद्र केवल यह चाहते हैं कि आपके पिता आपको मुझसे ब्याह दें। मैं इन दोनों बादशाहों से मेल करा दूंगा। जवाहर चंद्रकेतु के रूप और शील से मोहित थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि किसी युवक के कारण उसके राज्य पर विपत्ति आई है, तो उसके हृदय में क्रोध उमड़ आया। चूंकि वह चंद्रकेतु का सीधा सामना नहीं कर सकती थी, उसने छल का सहारा लिया। वह जादूगरनी थी, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए उसे पानी की जरूरत थी और वह टापू निर्जल था। उसने कहा, भूमिगढ़ के सम्राट, मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की कि उन्होंने मेरा विवाह आपसे नहीं किया। शायद वे आपको देखते तो इनकार न करते। खैर, अब आप मेरे पास आकर बैठिए। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया। चंद्रकेतु पास आकर उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जवाहर ने हाथ खींच लिया और उसके मुंह पर थूक दिया। इस प्रकार जल की कमी पूरी करके उसने मंत्र पढ़ा और चंद्रकेतु को लाल पंखों और पैरों वाला पक्षी बना दिया। फिर उसने अपनी एक दासी से कहा, इससे भी अधिक निर्जल द्वीप में छोड़ आओ, ताकि यह वहां भूखा प्यासा मर जाए। दासी पक्षी रूपी चंद्रकेतु को पकड़कर ले चली। रास्ते में उसे उस पर दया आ गई कि ऐसा लाड़ प्यार में पला जवान बिना दाना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। दासी ने सोचा कि यद्यपि शहजादी ने क्रोध में चंद्रकेतु को ऐसा दंड दिया है, लेकिन स्वभाव से वह दयालु है। जब उसका क्रोध उतर जाएगा तो उसे चंद्रकेतु की मौत पर पछतावा होगा। इसलिए उसने तय किया कि वह उसे निर्जन द्वीप में तो छोड़ेगी, लेकिन ऐसा द्वीप चुनेगी जहां वह जीवित रह सके। उसने चंद्रकेतु को एक हरे भरे द्वीप पर छोड़ दिया, जहां सघन वृक्ष, पानी के झरने और तालाब भी थे। इधर वीरभद्र ने महल में जवाहर को बहुत तलाश करवाया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्रोध में आकर उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि समन दल नरेश को बंदी गृह में तरह तरह के कष्ट दिए जाएं, ताकि वह जवाहर के बारे में बताए। जब नरेश कष्ट से बेचैन हो जाएगा तो वह जवाहर का पता बताएगा। फिर वीरभद्र अपने देश लौट आया और अपनी मां से पूछा, चंद्रकेतु दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? उसकी मां ने कहा, जब मैंने सुना कि शक्तिगढ़ नरेश तुमसे कुपित हो गए हैं और वहां से तुम्हारी सहायता के लिए दूसरी बड़ी सेना भेजी, तभी से चंद्रकेतु कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं वह कहां चला गया। वीरभद्र यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इतना सारा झंझट बेकार ही हुआ। मैंने चंद्रकेतु की प्रसन्नता के लिए ही यह सब किया था, और इस समय चंद्रकेतु ही गायब है। उसे बड़ी लज्जा हुई कि अब वह अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगा। उसने अपने सरदारों और समस्त उच्च अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे देश में चंद्रकेतु को खोजा जाए, किंतु कई दिनों तक तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। फिर वीरभद्र ने सोचा कि संभव है कि चंद्रकेतु खुद भी उसकी सहायता के लिए समन दल देश गया हो। इसलिए उसने अपनी मां को राज्य का प्रबंध सौंपा और स्वयं शक्तिगढ़ की ओर चल पड़ा। इधर भूमिगढ़ में मल्लिका स्वर्णिका ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन वीरभद्र या चंद्रकेतु की कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने दोनों के साथ गए शिकारियों को बुलाया और पूछा कि वे आए हैं या नहीं। शिकारियों ने मल्लिका को बताया, दोनों ने एक हिरण के पीछे घोड़े दौड़ा दिए थे और हम पीछे रह गए। बहुत दिनों तक हम उन्हें ढूंढते रहे। वे तो नहीं मिले, लेकिन उनके घोड़े एक पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर चले आए। शिकारियों की बात सुनकर मल्लिका को इत्मीनान हुआ कि वीरभद्र और चंद्रकेतु समुद्र में प्रवेश कर गए होंगे और वीरभद्र के राज्य में चले गए होंगे। स्वर्णिका ने प्रकट में शिकारियों और सिपाहियों को आदेश दिया कि चंद्रकेतु और वीरभद्र को उसी वन में ढूंढते रहें जहां से वे गायब हुए थे। फिर उसने अपनी दासियों की नजर बचाकर समुद्र के रास्ते अपने मायके का रुख किया। मायके पहुंचकर उसने अपनी मां से पूछा, वीरभद्र और चंद्रकेतु अचानक गायब हो गए हैं, क्या वे यहां आए थे? उसकी मां ने कहा, बेटी, उन दोनों के आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, लेकिन जब वीरभद्र ने बताया कि वह चंद्रकेतु के लिए जवाहर का रिश्ता मांगने गया था, तो मुझे चिंता हुई। वीरभद्र को भी आशंका थी कि शक्तिगढ़ नरेश, जो घमंडी है, इस विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नरेश ने वीरभद्र को पकड़कर वध करने का आदेश दिया।
वीरभद्र के साथ के कुछ लोग भागकर यहां आए और यह हाल सुनाया। मैंने तुरंत एक बड़ी सेना भेजी वीरभद्र को छुड़ाने के लिए। यह सुनकर चंद्रकेतु चुपचाप कहीं निकल गया। उधर वीरभद्र शक्तिगढ़ नरेश के बंधन से भाग निकला और अपनी थोड़ी सी सेना के साथ नरेश को हराकर उसे कैद कर लिया। वापस आने पर जब उसे चंद्रकेतु के गुम होने का पता चला तो वह उसकी खोज में फिर शक्तिगढ़ दल की ओर चला गया। यह सुनकर स्वर्णिका रोने लगी और अपने भाई वीरभद्र को बुरा भला कहने लगी। तुम्हारे शहजादी का जिक्र करते ही लड़के का दिमाग ही फिर गया। उसकी मां ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि वीरभद्र को तुमसे जवाहर का जिक्र करते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन अब चिंता मत करो, वह चंद्रकेतु को जरूर ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि भूमिगढ़ जाकर राज्य प्रबंध संभालो, वरना वहां कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। स्वर्णिका ने अपनी मां की सलाह मान ली और भूमिगढ़ वापस आ गई। वहां आकर उसने एक और समझदारी का काम किया। उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि चंद्रकेतु का हालचाल मालूम हो गया है, वह सकुशल है और शीघ्र ही यहां वापस आएगा। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और यथा नियम अपने अपने काम में जुट गए। अब बादशाह चंद्रकेतु का हाल सुनिए। जब दासी उसे पक्षी के रूप में पृथ्वी के एक टापू पर छोड़ आई तो वह अपने पक्षी रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह भी नहीं मालूम था कि भूमिगढ़ किस दिशा में है। उसके पंखों में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उड़कर किसी दूर देश जा सके, और यदि वह भूमिगढ़ पहुंच भी जाता तो वहां जाकर क्या करता? उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता? मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहता और रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया और उसे देखकर आश्चर्य करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ चंद्रकेतु को भी पकड़ लिया और नगर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। कई लोगों ने उस लाल रंग के पक्षी का दाम पूछा। चिड़ीमार ने कहा, यह तुम लोगों के काम का नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? भूनकर खाने के लिए ही तो खरीद रहे हो, इसका क्या दोगे? 2-4 आने या हद से हद 1 रुपया। तुम दूसरे पक्षी ले लो, इसे तो मैं यहां के बादशाह को भेंट दूंगा, वह इसकी कद्र करेगा और मुझे अच्छा इनाम देगा। उस चिड़ीमार ने ऐसा ही किया। वह पक्षी को लेकर राजमहल की ओर गया। संयोग से उस समय बादशाह महल के छज्जे पर बैठा हुआ बाजार का तमाशा देख रहा था। उसने चिड़ीमार के पिंजरे में वह सुंदर पक्षी देखा तो सेवकों द्वारा चिड़ीमार को बुलाया। चिड़ीमार आया तो बादशाह ने पूछा, इस पक्षी को कितने में बेचोगे? चिड़ीमार ने भूमि चूम कर कहा, पृथ्वीपाल, मैं इसे बेचने के लिए नहीं लाया हूं, सरकार को भेंट देने के लिए लाया हूं। ऐसे सुंदर पक्षी की कद्र बादशाह के अलावा और कौन कर सकता है? बादशाह चिड़ीमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिड़ीमार को 10 अशर्फियां दिलवाई और पिंजरा रखवा लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और इसकी दाने पानी की प्यालियां नीलम की हों। एक दिन बाद उसने सेवकों से पूछा, लाल रंग के पक्षी का क्या हाल है? उन्होंने कहा, हमने उसके लिए अच्छा से अच्छा दाना और पानी रखा, किंतु वह कुछ खाता पीता ही नहीं है। बादशाह के खाने का समय हो गया था। उसने भोजन भी मंगवाया और पक्षी को भी पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बिठाया। जैसे ही शाही भोजन की तश्तरी लगी, पक्षी बने हुए चंद्रकेतु ने कूद कूद कर स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाना शुरू कर दिया। बादशाह को यह देखकर हंसी आई कि यह पक्षी भी राजसी व्यंजनों का शौकीन है। उसने दासियों को आज्ञा दी कि मल्लिका को भी बुला लाए ताकि वह इस पक्षी का तमाशा देखे। मल्लिका आई तो मुंह खोले हुए, किंतु पक्षी को देखते ही उसने मुंह पर नकाब डाल लिया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मल्लिका, यहां तो केवल मैं हूं और महल की दासियां, यहां कौन बेगाना मर्द बैठा है जिससे तुम पर्दा कर रही हो? मल्लिका ने अपने मुंह पर नकाब डालते हुए कहा, जहां अपना, मैं पर्दा इस पक्षी से कर रही हूं। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मल्लिका, तुम यह क्या कह रही हो? यह तो एक साधारण पक्षी है। मल्लिका ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह पक्षी साधारण नहीं है। इसकी आंखों में इंसानी समझदारी और दर्द दिख रहा है। मुझे शक है कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं,
बल्कि किसी जादू के प्रभाव में फंसा हुआ इंसान है। बादशाह ने मल्लिका की बातों को हल्के में लेते हुए कहा, यह तो बस एक पक्षी है मल्लिका, तुम्हारी चिंता बेकार है। लेकिन मल्लिका का मन नहीं माना। उसने बादशाह से विनती की, जहां पनाह, मुझे इस पक्षी को ध्यान से देखने की अनुमति दें। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। बादशाह ने अनमने भाव से कहा, अच्छा, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन अगर यह तुम्हारा वहम निकला तो फिर मुझे परेशान मत करना। मल्लिका ने पक्षी बने चंद्रकेतु को अपने पास बुलाया। उसने पक्षी की आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम सच में इंसान हो तो अपनी पहचान दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चंद्रकेतु, जो पक्षी के रूप में अपने हाल पर बेहद निराश था, मल्लिका की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने अपनी आंखों से आंसू गिराए और अपने पंखों से मल्लिका के सामने सिर झुका लिया। मल्लिका ने यह देखकर कहा, जहां पनाह, देखिए, यह पक्षी इंसान की तरह आंसू बहा रहा है। हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। बादशाह, जो अब मल्लिका की बातों को गंभीरता से लेने लगा था, ने कहा, अगर यह सच में किसी जादू का शिकार है तो हमें किसी ज्ञानी से परामर्श करना होगा। बादशाह ने तुरंत एक प्रसिद्ध जादूगर को महल में बुलवाया। जादूगर ने पक्षी को देखा और उसकी आंखों में गहरी निराशा और दर्द महसूस किया। उसने कुछ देर ध्यान से निरीक्षण किया और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह पक्षी साधारण नहीं है। यह एक मानव है जो किसी जादू से पक्षी का रूप धारण कर चुका है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, लेकिन इसने खुद को पक्षी के रूप में कैसे पाया, और यह कौन है? जादूगर ने कहा, यह एक राजा है जो किसी जादूगरनी के छल का शिकार हुआ है। इसका नाम चंद्रकेतु है, जो भूमिगढ़ के सम्राट हैं। वह अपनी प्रेयसी जवाहर के साथ विवाह की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटीं कि उन्हें पक्षी का रूप ले लिया। यह जादू किसी बहुत शक्तिशाली जादूगरनी द्वारा किया गया है, जो चंद्रकेतु से बदला लेना चाहती थी। मल्लिका, जो चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, बोली, क्या इसका कोई उपाय है? क्या हम इसे इंसान की रूप में वापस ला सकते हैं? जादूगर ने कुछ सोचते हुए कहा, हां, इसके लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता है, लेकिन इसे सही समय और स्थान पर ही बोला जा सकता है। हमें इस समय जादू का सबसे शक्तिशाली रूप ढूंढने की आवश्यकता है। बादशाह ने तुरंत अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे चंद्रकेतु के पुराने महल और जादूगरनी के बारे में जानकारी जुटाएं। स्वर्णिका भी इस खोज में जुड़ गई और उसने अपनी सभी संसाधनों को लगाकर चंद्रकेतु के लिए उपाय ढूंढने का प्रयास किया। कई दिन की तलाश के बाद बादशाह के सिपाही एक पुराने महल के खंडहर तक पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना जादू का ग्रंथ मिला, जिसमें चंद्रकेतु के मंत्र को फिर से इंसान बनाने की विधि दी गई थी। यह मंत्र एक विशेष रात को चंद्रमा के पूर्ण रूप में ग्रहण के दौरान बोला जाना था, जब उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रबल होती थी। स्वर्णिका और बादशाह ने निर्णय लिया कि वे इस अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। मल्लिका, जो अब चंद्रकेतु की मदद करना चाहती थी, ने अपने खजाने से जादूगर के लिए विशेष औषधियां और सामग्री जुटाईं। एक रात जैसे ही चंद्रमा पूरी तरह से ग्रहण में आ गया, जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, चंद्रकेतु का शरीर जोर से कांपा और उसकी पंखों की परत धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक चमक आई और वह फिर से एक इंसान के रूप में वापस आ गया। चंद्रकेतु, जो अब इंसान बन चुका था, द्रुत गति से खड़ा हुआ और उसने मल्लिका और स्वर्णिका को देखा। उसे समझ में आ गया कि उसकी किस्मत बदल गई है और अब वह वापस अपनी सच्चाई को पा चुका है। उसने बादशाह और मल्लिका का धन्यवाद किया और बोला, मुझे मेरी पहचान वापस मिली है, लेकिन इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत संघर्ष किया। तुम्हारा राज्य अब तुम्हारा है और तुम उसे सही दिशा में ले जाओ। चंद्रकेतु, जो अब अपने असली रूप में था, महल में वापस लौटा। उसका मन एक ही विचार से घिरा हुआ था और वह थी जवाहर। वह जानता था कि इस समय उसके पास एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन यह अवसर बिना कठिनाई के नहीं मिलेगा। उसे अपने प्रेम को साबित करना था और इस बार वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक प्रेमी के रूप में उसे हर हाल में विजय प्राप्त करनी थी। स्वर्णिका, जो पहले से ही अपने भाई के साथ थी,
ने कहा, भैया, तुम्हें अब जवाहर से मिलने के लिए कुछ विशेष करना होगा। यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हें स्वीकारे, तो तुम्हें उसे यह साबित करना होगा कि तुम न केवल एक शाही परिवार के सदस्य हो, बल्कि उसकी सुरक्षा और खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। चंद्रकेतु ने अपनी बहन की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि स्वर्णिका ठीक कह रही थी। उसने सोचा कि उसे केवल जवाहर का दिल जीतने के लिए अपनी दरियादिली और साहस दिखाना होगा। वह जानता था कि जवाहर केवल एक खूबसूरत शहजादी नहीं है, बल्कि उसकी मानसिकता भी बहुत मजबूत है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह न केवल आकर्षित हो, बल्कि यह महसूस करे कि वह उसे सच्चे प्रेम के साथ चाहता है। मुझे किसी भव्य महल, सोने चांदी के गहनों या राजसी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल एक मौका चाहिए ताकि मैं उसे यह बता सकूं कि मैं उसकी कद्र करता हूं। चंद्रकेतु ने खुद से कहा। उसे यह भी एहसास हुआ कि यदि वह सच्चे दिल से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तो वह अपने मन की बात सबसे अच्छे तरीके से बता सकता है। लेकिन उसे यह समझने की जरूरत थी कि जवाहर का दिल जीतने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का कूट भी चाहिए था। अगले दिन चंद्रकेतु ने अपनी योजना के पहले चरण के रूप में जवाहर को एक संदेश भेजने का निर्णय लिया। लेकिन यह संदेश एक साधारण पत्र नहीं था। उसने इसे विशेष रूप से तैयार किया था, जिसमें उसकी भावनाएं और उसकी सच्चाई को बयां किया गया था। इसके साथ चंद्रकेतु ने एक अद्भुत ताबीज भी भेजा, जो उसके प्यार और समर्पण का प्रतीक था। यह ताबीज ऐसा था कि जो भी उसे पकड़ेगा, वह उस व्यक्ति से गहरे प्रेम में बंध जाएगा। चंद्रकेतु ने दूतों से कहा कि वे इसे किसी खास समय पर जवाहर को भेजें, ताकि उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से असरदार हो सके। जब जवाहर ने यह संदेश और ताबीज प्राप्त किया, तो वह हैरान रह गई। वह जानती थी कि चंद्रकेतु का प्रेम सच्चा था, लेकिन इस संदेश ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। उसे इस ताबीज में कुछ अद्भुत सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में कुछ बदल रहा था। वह चंद्रकेतु के पास लौटने का विचार करने लगी, लेकिन यह भी महसूस कर रही थी कि उसे यह कदम उठाने से पहले और सोचने की जरूरत थी। क्या यह सच है? वह सोचने लगी, क्या मैं सच में चंद्रकेतु के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं? उसके मन में एक उथल पुथल मच गई थी, लेकिन उसके दिल में यह भी था कि चंद्रकेतु ने जितना कुछ उसके लिए किया था, वह भी उससे कहीं अधिक सच्चा था। अब चंद्रकेतु को यह समझ में आ गया था कि इस बार उसे केवल एक प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बनानी थी। वह जानता था कि जवाहर के लिए अपनी सच्चाई को साबित करना होगा, और यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि सम्मान और साहस का विषय भी था। वह तैयार था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह जवाहर से मिलने जाएगा, और इस बार वह अपने दिल की पूरी ताकत से अपना प्रस्ताव रखेगा। चंद्रकेतु की चुनौती केवल एक विवाह प्रस्ताव तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उसे अपने भीतर की ताकत, साहस और प्रेम को प्रमाणित करना था। चंद्रकेतु और जवाहर के बीच सभी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं, और अब उनके विवाह की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट और संगीत की धुनें गूंज रही थीं। भूमिगढ़ और शक्तिगढ़ दोनों राज्यों के लोग इस विवाह को लेकर बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि दो राज्यों की एकता का प्रतीक भी था। महल में शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। चंद्रकेतु और जवाहर के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वस्त्र और गहने राजसी ठाट बाट के साथ रखे गए थे। महल को फूलों, रंगीन रोशनी और झूमरों से सजाया गया था। हर कोने में सुंदर मंडप बनाए गए थे, जहां से विवाह के समारोह को देखा जा सकता था। शाही भोजनालय में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे थे, जो हर मेहमान की स्वाद इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थे। महल की रसोई में विशेष रूप से महाराजाओं के पसंदीदा पकवान बनाए जा रहे थे, और इस मौके पर कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ी जा रही थी। विवाह की सुबह चंद्रकेतु और जवाहर दोनों को उनके दोस्तों और परिजनों ने शाही वस्त्र पहनाए।
चंद्रकेतु ने सुनहरी कढ़ाई वाली शेरवानी और जवाहर ने रत्नों से जड़ी हुई लाल जोड़ा पहना। दोनों ही अपने अपने अंदाज में खूबसूरत लग रहे थे और उनकी जोड़ी देखते ही बन रही थी। जब चंद्रकेतु और जवाहर विवाह मंडप में आए तो दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और सम्मान झलक रहा था। पुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में शुरू की। 7 फेरे लेते हुए दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे वचन लिए साथ देने के, एक दूसरे की देखभाल करने के और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने के। जैसे ही फेरे पूरे हुए तभी एक अद्भुत चमत्कारी घटना हुई। अचानक आकाश में एक उज्जवल प्रकाश फैला और वहां एक सुंदर पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। यह ऐसा दृश्य था जो सभी को आश्चर्यचकित कर गया। यह प्रकाश और पुष्प वर्षा ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो देवता स्वयं इस विवाह को आशीर्वाद देने आए हों। लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि यह चमत्कार चंद्रकेतु और जवाहर के सच्चे प्रेम का प्रतीक है। महल के सभी लोग इस अद्भुत घटना से मंत्रमुग्ध हो गए। यह क्षण ऐसा था जो हमेशा के लिए सभी की स्मृतियों में बस गया। चमत्कारी घटना के बाद विवाह का उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ, जहां सभी ने मिलकर इस खुशी के अवसर को मनाया। महल में उत्साह और उल्लास का वातावरण था। जवाहर और चंद्रकेतु के विवाह ने केवल 2 दिलों को ही नहीं बल्कि 2 राज्यों को भी एक कर दिया था। यह विवाह प्रेम, विश्वास और साहस का प्रतीक बन गया। दोनों राज्यों के लोग इस विवाह को सालों तक याद करते रहे और इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा, जहां प्रेम और एकता ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।